रुक जाइए, इस वीडियो को आगे बढ़ाने या छोड़ने की भूल बिल्कुल मत कीजिएगा। डिजिटल दुनिया के इस शोर शराबे के बीच आज जो महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूं, वह आपके और आपके पूरे परिवार के भविष्य की दिशा तय करने वाली है। शुरुआत के कुछ ही पलों में मैं एक ऐसा बड़ा विश्लेषण आपके सामने रखने जा रहा हूं जो आपको भीतर तक सोचने पर विवश कर देगा। क्या आपने कभी यह विचार किया है कि जिस गाढ़ी मेहनत की कमाई को आपने अपना पेट काटकर अपने बुढ़ापे के सुरक्षित सहारे के लिए बैंक और भविष्य निधि कोष में जमा करके रखा था, उस पर प्रशासनिक स्तर पर बंदिशें लगाने की किस प्रकार की रूपरेखा तैयार की जा चुकी है? क्या आप अपने ही पैसों के लिए दर-दर भटकने और सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने के लिए तैयार हैं? जय हिंद साथियों। आज की यह सुबह सत्ता के नीतिगत गलियारों से लेकर नई दिल्ली स्थित केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त मुख्यालय तक एक ऐसी बड़ी हलचल लेकर आई है जिसने पूरे प्रशासनिक तंत्र को झकझोर कर रख दिया है। एक ऐसी विस्तृत और अहम रिपोर्ट सामने आ चुकी है जिसने देश भर के 78 लाख ईपीएस 95 पेंशन भोगियों, उनके आश्रित परिवारों और 7 करोड़ से भी अधिक पीएफ खाता धारकों के जीवन में एक बड़ा विमर्श खड़ा कर दिया है। हमारे इस विशेष, प्रामाणिक और ऐतिहासिक महाबुलेटिन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका अपना निष्पक्ष और सजग साथी मयंक त्रिपाठी। आज के इस विशेष बुलेटिन में हम ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये और महंगाई भत्ते डीए से जुड़ी उस बहुचर्चित फाइल की वास्तविक स्थिति आपके सामने स्पष्ट करेंगे, जिसे प्रशासनिक तंत्र खुलकर सामने लाने से कतराता रहा है। इसके साथ ही हम भविष्य निधि संगठन के उन नए और कड़े निकासी नियमों का भी पूरा विश्लेषण करेंगे, जिन्होंने देश भर के कामगारों और पेंशनरों में भारी असंतोष पैदा कर दिया है। ऑनलाइन मंचों पर अक्सर कई प्रकार के भ्रामक दावे देखने को मिलते हैं, परंतु यदि आपका 1 रुपया भी भविष्य निधि खाते में संचित है, तो अपने सभी काम रोककर इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहें। यदि आज आपने इस पूरे विश्लेषण को अनदेखा कर दिया, तो भविष्य में यह अफसोस रह जाएगा कि समय रहते अपनी ही गाढ़ी कमाई से जुड़े नियमों का सच क्यों नहीं समझा। इंटरनेट पर रोज-रोज नए थंबनेल और अपुष्ट खबरें देखकर हताश हो चुके 78 लाख बुजुर्गों को आज हमारे इस मंच से 100% प्रामाणिक दस्तावेजों, संसदीय बयानों और आधिकारिक दिशा निर्देशों के आधार पर पूरी स्पष्ट स्थिति समझाई जाएगी। आगे बढ़ने से पहले देश की मजबूत बुनियाद रखने वाले सभी कर्मठ कर्मचारियों, श्रमिकों और हमारे आदरणीय बुजुर्ग पेंशन भोगियों से विनम्र निवेदन है कि यदि आप अपने अधिकारों के इस बड़े प्रयास में मजबूती से जुड़े हैं, तो बिना किसी विलंब के इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दें। प्रामाणिक और सटीक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि आपकी यही एकजुटता शासन के नीति निर्माताओं तक आपकी बात मजबूती से पहुंचाती है। अब सबसे पहले बात करते हैं उन कड़े और जटिल नियमों की, जिन्होंने देश के 7 करोड़ पीएफ खाता धारकों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। केंद्र सरकार और श्रम मंत्रालय ने भविष्य निधि से धन निकासी और पेंशन निकासी के पुराने प्रावधानों में कुछ ऐसे बड़े संशोधन किए हैं, जिसके माध्यम से कामगारों के अपने ही पैसों पर प्रशासनिक नियंत्रण कड़ा करने की बात सामने आ रही है। इस पूरी पृष्ठभूमि को गहराई से समझने के लिए हमें वर्ष 2016 के उस बहुचर्चित कपड़ा मजदूर आंदोलन को याद करना होगा। उस समय भी बजट के दौरान पीएफ निकासी पर टैक्स लगाने और कंपनी के अंशदान को 58 वर्ष की आयु तक अनिवार्य रूप से रोके रखने का प्रस्ताव लाया गया था। उस समय भी कई माध्यम इसे बड़ा सुधार बता रहे थे, परंतु बेंगलुरु की साहसी महिला कपड़ा कामगारों ने बिना किसी राजनीतिक संगठन के सीधे सड़कों पर उतरकर ऐसा अभूतपूर्व और कड़ा विरोध दर्ज कराया कि सरकार को झुकना पड़ा। उस व्यापक आंदोलन के भारी दबाव में आकर सरकार को मात्र 2 महीने के भीतर वह कड़ा फैसला वापस लेना पड़ा था। आज यदि आपके एमपीएफ से निकासी पूरी तरह टैक्स मुक्त है, तो इसका सीधा श्रेय उन निडर महिला श्रमिकों के ऐतिहासिक संघर्ष को जाता है। अब एक बार फिर
श्रम मंत्रालय और भविष्य निधि संगठन ने उच्च स्तरीय बैठकों में धन निकासी के नए नियमों को अंतिम मंजूरी दे दी है। इन नए प्रावधानों के तहत भले ही मकान निर्माण, बीमारी, शिक्षा और विवाह जैसी आंशिक निकासी की जटिल 13 श्रेणियों को समेटकर केवल 3 श्रेणियों में सरल किया गया हो, परंतु सबसे बड़ा विवाद रोजगार समाप्त होने या नौकरी छूटने के बाद लागू होने वाली शर्तों पर खड़ा हुआ है। अब यदि किसी कर्मचारी की नौकरी छूट जाती है, तो वह 2 महीने के भीतर अपनी 100% पीएफ राशि एकमुश्त नहीं निकाल सकता। पहले वर्ष में केवल 75% राशि ही प्राप्त होगी और शेष 25% हिस्सा न्यूनतम बैलेंस के रूप में आपके ही खाते में अनिवार्य रूप से फंसा रहेगा। इसके साथ ही पेंशन फंड की निकासी पर 36 महीने यानी पूरे 3 साल का लंबा लॉक इन पीरियड लागू कर दिया गया है, जिसे पुराने नियमों में मात्र 2 महीने के भीतर आसानी से निकाला जा सकता था। क्या यह किसी भी आम नागरिक की वित्तीय स्वतंत्रता पर एक बड़ा अंकुश नहीं है? यह नियम उन कामगारों के लिए अत्यधिक परेशानी का कारण बन सकता है, जिन्हें किसी आपात स्थिति में तुरंत धन की आवश्यकता होती है। सरकारी एजेंसियों का यह दावा है कि रोके गए इस 25% हिस्से पर 8.25% की दर से वार्षिक ब्याज मिलता रहेगा। परंतु सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि जिस दौर में पढ़े लिखे युवाओं और मध्यम वर्ग को रोजगार के नए अवसर मिलना कठिन हो रहा है, वहां अचानक बेरोजगार होने पर कोई भी व्यक्ति अपनी ही बचत का उपयोग करने के लिए 3 साल का लंबा इंतजार कैसे कर सकता है? जब परिवार में कोई गंभीर बीमारी हो या बच्चों की शिक्षा का खर्च चलाना हो, तो क्या कोई व्यक्ति 3 साल तक अपनी ही जमा पूंजी के बिना हाथ पर हाथ धरे बैठा रहेगा? ईपीएस 95 योजना के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार देश के 49 लाख से भी अधिक वृद्ध पेंशन भोगियों को आज के इस कमरतोड़ महंगाई के दौर में भी हर महीने 1,000 रुपये से लेकर 1,500 रुपये जैसी नाम मात्र पेंशन दी जा रही है। एक तरफ आम कर्मचारियों को यह दलील दी जाती है कि वे भविष्य के लिए बचत नहीं करते और इसी कारण उनका पैसा रोका जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ हमारे देश के पूर्व माननीयों, सांसदों और विधायकों को केवल कुछ समय पद पर रहने मात्र से हर महीने लाखों रुपए की कई अलग-अलग सरकारी पेंशनें बिना किसी रुकावट के बांटी जा रही है। जब वीआईपी हस्तियों को बहुस्तरीय पेंशन देने की बात आती है तो खजाना तुरंत खोल दिया जाता है, परंतु जब जीवन भर कारखानों में खून पसीना एक करने वाले 78 लाख बुजुर्गों को न्यूनतम 7,500 रुपये देने की जायज बात उठती है, तो वित्त मंत्रालय के पास वित्तीय घाटे की दलीलें सामने रख दी जाती हैं। इस भारी असमानता और दोहरे मापदंड के खिलाफ देश भर में गहरा असंतोष देखा जा रहा है। कई विपक्षी सांसदों ने भी इन नए बदलावों को कर्मचारियों की गाढ़ी कमाई पर अनुचित नियंत्रण करार दिया है। उनका सीधा आरोप है कि सरकार को भली भांति झात है कि आने वाले समय में बेरोजगारी के आंकड़े बढ़ सकते हैं और यदि लाखों लोग एक साथ अपना पूरा पीएफ निकालेंगे तो छंटनी और आर्थिक दबाव की वास्तविक स्थिति सामने आ जाएगी। इसी स्थिति को संभालने के लिए सरकार ने यह कड़ा पहरा बैठा दिया है। जंतर मंतर पर हुए विशाल आंदोलन के बाद अब यह गंभीर मामला सीधे तौर पर देश के सर्वोच्च प्रशासनिक कार्यालयों तक पहुंच चुका है। राष्ट्रीय संघर्ष समिति एनएससी की केंद्रीय टीम ने आक्रामक कूटनीति अपनाते हुए कई सांसदों के माध्यम से शासन के शीर्ष स्तर पर अपनी बात मजबूती से पहुंचाई है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे ने वरिष्ठ मंत्रियों से मुलाकात करके 78 लाख बुजुर्गों की दयनीय आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को सामने रखा, जिस पर न्याय संगत समाधान निकालने का भरोसा दिलाया गया। यह इस बात का प्रमाण है कि 7,500 रुपए प्लस डीए की फाइल पर मंत्रालयों के बीच आवश्यक बातचीत जारी है, परंतु प्रशासनिक व्यवस्था की कड़वी हकीकत यह भी है कि जब तक सरकार की ओर से आधिकारिक गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं हो जाता, तब तक किसी भी मौखिक आश्वासन को अंतिम जीत नहीं माना जा सकता। भविष्य निधि संगठन और बैंकों के बीच तकनीकी तालमेल की कमी के कारण आज भी देश के आधे से ज्यादा पेंशन भोगियों की पेंशन समय पर खातों में नहीं पहुंच रही है।
नए आईटी सर्वर में बायोमेट्रिक डेटा, फिंगरप्रिंट न मिलने या नाम में मामूली अंतर के कारण डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट डीएलसी रिजेक्ट हो रहे हैं और बुजुर्गों को दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। संघर्ष समिति के शीर्ष नेतृत्व ने सख्त चेतावनी जारी की है कि यदि रोकी गई पेंशन को तुरंत बहाल नहीं किया गया और 7,500 रुपये तथा महंगाई भत्ते का आधिकारिक आदेश जल्द जारी नहीं हुआ, तो देश भर के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों, कलेक्ट्रेटों और प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में लोकतांत्रिक विरोध और तेज किया जाएगा। महिला विंग के नेतृत्व में जिला स्तर पर प्रशासन जगाओ अभियान भी चलाया जा रहा है। यदि आपकी भी पेंशन रुकी हुई है या बैंक खाते में डीबीटी ट्रांसफर में बाधा आ रही है, तो तुरंत अपनी बैंक शाखा जाकर लिंकिंग दुरुस्त करवाएं। आप नजदीकी सीएससी सेंटर या डाकघर के माध्यम से फेस ऑथेंटिकेशन का उपयोग करके नया डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं और आधिकारिक ग्रीवेंस पोर्टल पर अपनी लिखित शिकायत भी दर्ज करवा सकते हैं। ईपीएफओ के पास पर्याप्त अनक्लेम्ड फंड और निवेश से प्राप्त सरप्लस मौजूद है, इसलिए संसाधनों की कमी की दलील न्याय संगत नहीं है। जब तक प्रत्येक बुजुर्ग पेंशन भोगी को उसका पूरा और सम्मानजनक अधिकार नहीं मिल जाता, तब तक यह प्रयास निरंतर जारी रहेगा। इस महत्वपूर्ण जानकारी को अपने सभी सोशल मीडिया ग्रुप्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखें। मांग करें कि रोकी गई पेंशन तुरंत मिले और 7,500 रुपये प्लस डीए का शासनादेश जारी हो तथा अपने शहर व क्षेत्रीय पीएफ कार्यालय का नाम जरूर दर्ज करें। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मैं हूं आपका साथी मयंक त्रिपाठी। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।